नमस्कार, साक्षीदार न्यूज चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे। नगर पालिका के चुनाव और नगर पंचायत के चुनाव ये मामूली चुनाव होते हैं और बहुत से ऐसे लोगों पे भी ये लगता है कि नगर पालिका और नगर सेवक जो होते हैं वो कुछ काम नहीं कर सकते। असली ताकत यहाँ के आमदार और खासदार के पास होती है। लेकिन भाइयों, आज हमें ये गलतफहमी दूर करनी होगी। आप लोगों को ये जानना होगा, आप लोगों को ये समझना होगा कि हमारे गलियों में, हमारे बस्तियों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे शहर में जो विकास हो सकता है, जो विकास की योजनाएं लाई जा सकती है और जो विकास की काम की जा सकती है, वो यहाँ के आमदार और खासदार से कई गुना ज्यादा यहाँ के नगर सेवक और नगर अध्यक्ष कर सकते हैं। आप लोगों को ये बात समझना होगा। आज आपको क्या लगता है, एक आमदार का बजट कितना होगा, निधि कितना होता? 2 करोड़। एक खासदार का निधि कितना होगा? 5 करोड़। लेकिन अगर नगर अध्यक्ष ने दलित बस्ती का विकास करने की सोच ली तो हमारे कारंजे के ही दलित बस्ती का विकास का निधि ये 15 करोड़ से ज्यादा होता। तो आप सोचो और आप मेरे को बताओ कि कौन ज्यादा बड़ा है, 2 वाला, 5 वाला या 15 वाला? 15 वाला। और इसीलिए मैं आप सभी से यही गुजारिश करने आया हूं कि 2 वालों को, 5 वालों को जाने दो तेल लेने। अभी टाइम आया है 15 वाला चुन के लाने का, और ये 15 वाला चुन के लाने में सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी का ही नगर सेवक और वंचित बहुजन आघाड़ी का ही नगर अध्यक्ष आपको चुन के लाना है। और काम की बात करें, विकास की बात करें तो कारंजा में विकास के मुद्दे भरपूर। आज तक हमारे घर पे पानी नहीं आ रहा। 8-8, 9-9 दिन, 4-4, 5-5 दिन पानी के लिए रुकना पड़ता है। और इसीलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि अगर वंचित बहुजन आघाड़ी का नगर अध्यक्ष और नगर पालिका में नगर सेवक चुन के आते हैं और वंचित बहुजन आघाड़ी सत्ता में आती है तो हर घर को नल और हर नल को रोज पानी देने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी कारंजा नगर पालिका के अंदर करेगी। और उसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि आज यहाँ पे नालियों का बड़ी समस्या है। नालियों का काम शुरू करके वंचित बहुजन आघाड़ी अंडरग्राउंड भूयारी, गटर और नाली की व्यवस्था करने का काम भी कारंजा सिटी में करना चाहेगी। और उसी साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज कारंजा में एक ये बड़ी समस्या है कि हमारे स्कूल बंद पड़ रहे हैं। नगर परिषद के, नगर पालिका के, जिला परिषद के स्कूल बंद पड़ रहे हैं। और आपको ये सोचना होगा कि अगर सारे सरकारी स्कूल बंद पड़ गए, अगर सारे सरकारी स्कूल बंद हो गए तो क्या हम सच में प्राइवेट स्कूलों में हमारे नौजवान बच्चों को सीखना और भेजना हम अफोर्ड कर सकते? क्या वो हमको परवड़ सकता है क्या? तो उसका जवाब नहीं है। आज हम सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल पे पढ़ने के लिए, लेकिन अगर सरकारी स्कूल बंद हो गए और प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ा तो महीने का 20,000, 30,000 फीस क्या हमको देना मुमकिन है? नहीं। और इसीलिए हमको सरकारी स्कूल बचाना जरूरी है। और मैं आपको इसी वक्त बताना चाहता हूं कि अकोला जिले में, ज्यादा दूर नहीं आपसे, आपको बगल में है, अकोला जिले में वंचित बहुजन आघाड़ी पिछले 35 साल से सत्ता में है जिला परिषद में। अकोला जिला परिषद की एक भी स्कूल बंद करने का काम हमने बिल्कुल होने नहीं दिया। और एक भी स्कूल बंद पड़ने से दूर पिछले 5 सालों में अकोला जिला परिषद के अंतर्गत 200 स्कूल चालू करने का काम ये वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है। और मैं आप सभी से यही वादा करता हूं कि अगर वंचित बहुजन आघाड़ी सत्ता में आती है तो कारंजा की एक भी स्कूल बंद नहीं होने देंगे। कारंजा के हर मोहल्ले में स्कूल चालू करेंगे। कारंजा के स्कूलों में प्लेग्राउंड, टीचर और उसी साथ साथ सरकारी स्कूलों में आपको बच्चों के इंग्लिश एजुकेशन का भी इंतजाम वंचित बहुजन आघाड़ी जरूर करेगी। और इसीलिए मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि जज्बाती तकरीरों में और सियासी जुमलों में ना फंसिए। ये जज्बाती होके नहीं, हिम्मत से, दिमाग से और हौसले से काम लेने का वक्त। और इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं
कि आप लोगों की सेवा करने के लिए, आप लोगों की मदद करने के लिए, आप लोगों के मुद्दे मसाइल पे बात करने के लिए आप जो नगर सेवक है, वो नगर सेवक सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी से खड़े हैं और आप लोग वंचित बहुजन आघाड़ी के लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के। और अभी मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं कि आज यहां पे आते आते बहुत परेशानी हुई। सबसे पहले मेरे को कल रात कारंजा सिटी से 5 या 6 फोन आए कि दादा आपकी सभा कैंसिल हो गई क्या, दादा आपकी सभा कैंसिल हो गई क्या। मैं बोला बिल्कुल नहीं, परमिशन तो आ गई है, मेरी उम्मीदवारों से बात हो गई है, मेरी तालुका अध्यक्ष से बात हो गई है, सभा तो हो रही है। मैं पूछा क्यों, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो और 5-5, 6-6 लोग क्यों बात कर रहे हैं। तो बोले नहीं, यहां पे मैसेज फैला जा रहा है कि सभा कैंसिल हो रही। फिर मेरे को समझा कि कोई गलत आदमी सभा कैंसिल करने के लिए एक जुमला घुमा रहा है। दूसरी बार मेरे को पता चला, यहां आते वक्त पता चला कि बहुत सारे लोगों पर दबाव डाला गया था, पुलिस प्रशासन पर दबाव डाला गया था कि यहां की परमिशन ना दो। बहुत सारे लोगों पर दबाव डाला था कि वंचित बहुजन आघाड़ी की सभा ना हो, वंचित बहुजन आघाड़ी के सभा का लोग ना आए। मैं उनको एक ही चीज कहना चाहता हूं कि बेटा ये वंचित बहुजन आघाड़ी की सभा है, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता इस सभा को। ये वो वंचित बहुजन आघाड़ी है, ये वो वंचित बहुजन आघाड़ी है जिन्होंने महाराष्ट्र ने भारत के इतिहास में पहला मोर्चा आरएसएस के कार्यालय पे निकाला था। पहला मोर्चा आरएसएस के कार्यालय पे निकाल के इन चट्टी वालों को ठिकाने लगाने का काम करने वाले वंचित बहुजन आघाड़ी है। तुम्हारे कारण देके 2-4 छुटपुट नेता से डरने वाले लोग नहीं है। अगर जीप पे उतर आए तो उनको कारंजा से तड़ीपार 5 मिनट में कर सकते हैं। वो कौन है इधर के नेता? पुजारी। क्या नाम है उनका? क्या नाम क्या उनका? पुंजानी। अरे मेरे को लगा भाजपा के साथ इतना टाइम था, पुजारी बन के तो वापस आया होगा। और अभी सैयद भाई ने जो बोला, नासिर भाई ने जो बोला, वो बिल्कुल सही बोला है, उसमें कोई गलत बात नहीं। ये बात सच है कि टिकट मांगने अकोला आए थे, टिकट मांग के 5-5 बार बोला था, बाला साहब कारंजा का टिकट दो ना, बाला साहब कारंजा का टिकट दो ना, बाला साहब कारंजा का टिकट दो ना। बाला साहब एक ही बार बोले कि देखो तुमने जो मुसलमानों के खिलाफ बयां किया है, उस बयां के बाद वंचित बहुजन आघाड़ी के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद है। और तभी हमने ये तय किया था कि जो आदमी खुद के शहर का नहीं हो सकता, वो आदमी खुद के कौम का नहीं हो सकता, जो आदमी मिल्लत का नहीं हो सकता, वो किसी भी पार्टी का या वो किसी का भी नेता का नहीं हो सकता। ये बात याद रखना। और फिर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि जिन आदमी ने भाजपा में गए, जो आदमी अजित पवार के साथ गए, जिन आदमी ने मुसलमानों को गाली दिया, जिन आदमी ने कौम और मिल्लत के खिलाफ बयान किया, उनको एमआईएम का टिकट कैसे मिला? फिर मेरे को पता चला कि एमआईएम का टिकट वोटों पे नहीं, नोटों पे बंटता है यहाँ का। और भाई इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि कुछ बातें आपको कड़वी लगेगी, लेकिन याद रखना, और कड़वी लगी, आपने गुस्सा किया तो भी नहीं फर्क पड़ता, मैं बोल के चाहूंगा। बोलूं क्या? तो 2-3 दिन से यहाँ पे मजलिस की बड़ी बड़ी रैली चल रही थी, बड़े बड़े लोग आके तकरीर करके जा रहे थे, जज्बाती तकरीर करके जा रहे थे और बहुत कुछ बोल के जा रहे थे। लेकिन मैं आपसे कुछ 2 या 3 सवाल पूछना चाहता हूं कि इम्तियाज जलील खासदार बने, किसके बदौलत बने, किसके सपोर्ट पे बने? वंचित बहुजन आघाड़ी ने 2019 में उनको सपोर्ट किया, वंचित बहुजन आघाड़ी ने 2019 में उनको सपोर्ट किया, उनको ताकत दी, उनको वोट दिया और उनको औरंगाबाद का खासदार बनाया। और वंचित बहुजन आघाड़ी के वजह से
महाराष्ट्र में पहला मुसलमान खासदार बन के आ गया। लेकिन हमारा नसीब खराब था कि ये खासदार पनौती बन गया पूरे जिले के लिए और पूरे शहर के लिए और पूरे राज्य के लिए। क्योंकि एक बात समझ लो, इन्होंने के लिए बाला साहब ने बराबर से बिरयानी पकाई थी, गोश्त की बिरयानी पकाई थी। लेकिन खुद खासदार चुन के आने के बाद युति का तोड़ दिया और बाकी के लोग खाते, मजलिस के आमदार खाते, वंचित के आमदार बिरयानी खाते। लेकिन उसके पहले उन्होंने वो बिरयानी में मिट्टी डालने का काम इम्तियाज जलील ने किया है। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि बाला साहब आंबेडकर ने उनको 2019 में औरंगाबाद का खासदार भी बनाया। लेकिन जिस आदमी ने धोखा किया, जिस आदमी ने गद्दारी की, जिस आदमी ने दगाबाजी की, उस आदमी को 2024 के लोकसभा में भी गिराया और लोकसभा के बाद 2024 के विधानसभा में भी गिराया। और इसीलिए मैं कहता हूं, ये पुंजानी हो या जलील, धोखेबाजों को हम जगह नहीं देते और धोखेबाजों को हम माफी नहीं देते। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको पता रहेगा कि औरंगाबाद शहर और जिले का नाम बदला है, छत्रपति संभाजी नगर रख दिया है। याद है कि नहीं है? आपको पता है कि नहीं पता है? आप मेरे को सिर्फ एक जवाब दो कि जब औरंगाबाद शहर का नाम बदला तो वहां का खासदार कौन था? कौन था? तो मेरे को एक बात पूछो, और मजलिस के लोग अगली बार आपसे वोट मांगने आएंगे या जज्बाती तकरीर करने आएंगे तो मजलिस के लोगों से एक ही चीज पूछ लेना कि भाई तुम्हारा खासदार तुम्हारे शहर का नाम तो नहीं बचा पाया, कारंजा में आके क्या खाक उखाड़ेगा? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ ये चोर चक्कार और पैसे लेके टिकट देने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ वंचित बहुजन आघाड़ी। आप सभी को याद होगा जब औरंगजेब के फोटो रखने के लिए, औरंगजेब के स्टेटस रखने के लिए नौजवानों को गिरफ्तार कर दिया जा रहा था, नौजवानों को अरेस्ट कर दिया जा रहा था, हमारे मुसलमान भाइयों को टॉर्चर कर दिया जा रहा था। तभी वो बाला साहब अम्बेडकर थे जो औरंगाबाद के औरंगजेब के मजार पे गए और उन्होंने औरंगजेब के मजार पे जाकर फूलों की चद्दर चढ़ाई और यहाँ के पुलिस प्रशासन को, यहाँ के आरएसएस को, यहाँ के आदि चट्टी वालों को, यहाँ के भाजपा को चैलेंज किया कि यहाँ के नौजवान तो सिर्फ औरंगजेब के स्टेटस रख रहे, फोटो रख रहे, हम तो औरंगजेब की मजार पे जाके आए, फूलों की चद्दर चढ़ा के आए। अगर तुम्हारे पास दम है, अगर तुम्हें दम है, अगर तुम्हें दम है तो ये नौजवानों को छोड़ो और बाला साहब अम्बेडकर के खिलाफ एक्शन लेके दिखा। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि औरंगजेब की मजार भी औरंगाबाद में ही आती है, वहां के भी खासदार इम्तियाज साहब ही थे। एक बार भी वो मजार पे गए? एक भी फोटो आपने उनका मजार के साथ देखा? एक बार भी उन्होंने उस मजार के या जो जो नौजवान औरंगजेब के बारे में स्टेटस रखते थे उनके बारे में बात करते हुए देखा? नहीं। क्यों? क्या हुआ? फट गई। वो बोले औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं हमारा। एक तरफ कौम के नाम पे, मिल्लत के नाम पे वोट मांगना, सत्ता में जाना, और जब खुद के कौम के नौजवान जेल में जाते हैं तब ये सत्ता में जाके खुद के घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। या औरंगाबाद के किसी भी नौजवान को पूछना, वो आपको सच्चाई बता देगा। और दूसरी तरफ मेरे को आपको और एक चीज पूछना है भाई कि आपको वो या त्याग होगा जब टीपू सुल्तान का फोटो लगाने के लिए, टीपू सुल्तान का स्टेटस रखने के लिए यहाँ के नौजवानों को गिरफ्तार कर दिया जा रहा था, अरेस्ट कर दिया जा रहा था। तब वो यही वंचित बहुजन आघाड़ी थी जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, इन सब महामानवों के साथ साथ टीपू सुल्तान का फोटो हमारे स्टेज पे रखा। वो फोटो को हार चढ़ाया और यहाँ के पुलिस प्रशासन को बोला कि हम फोटो पे हार चढ़ाएंगे, तुमको ओपन चैलेंज है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और आपको याद होगा जब महाराष्ट्र में
रमजान का महीना चल रहा था और यहाँ पे राज ठाकरे ने एक बयान किया था कि अगर मस्जिद के भोंगों से अजान बजती है तो हम वो मस्जिद के भोंगे उतर आएंगे। कोई टेंशन इलेक्शन कमीशन वालों को बोल रहा हूं, हाथ में माइक मेरे है, बात मैं कर रहा हूं, गुना दाखिल होगा तो सिर्फ मेरे पे दाखिल होगा, बाकी सबको छोड़ देना। तो कंटिन्यू करें, 10 बज गए, फर्क नहीं पड़ता, चलो हो जाए। तो मैं ये बोल रहा था कि रमजान के महीने में आजान चल रही है, इसलिए मस्जिदों से भोंगे उतरवाने का बयान राज ठाकरे ने किया था। और तभी वो यही वंचित बहुजन आघाड़ी के लोग थे जो हर आदमी के सामने जाके बोले और स्टेज से बोले, राज ठाकरे को ओपन चैलेंज देके बोले कि आप एक बार मस्जिद के भोंगे निकलने को आके तो दिखाओ। यहाँ पे मुसलमान भाइयों के खंधे को खंधा लगा के वंचित बहुजन आघाड़ी के लोग खड़े हैं और राज ठाकरे को उसका स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा। और राज ठाकरे की भोंगे की हवा निकालने वाला अगर कोई था तो वो सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी का नौजवान था। पिछले महीने में जळगाव जामनेर में सुलेमान शेख नाम के एक नौजवान का खून कर दिया गया। वहां के प्रस्तापित जो आमदार थे गिरीश महाजन, उनके चेले चपाटों ने उनका मर्डर किया, उनके ड्राइवर और उनके कार्यकर्ताओं ने उनके मर्डर किया। वहां के कांग्रेस ने, वहां के राष्ट्रवादी ने, वहां के मजलिस ने एक आवाज नहीं उठाया। वहां पे वंचित बहुजन आघाड़ी के तैयब जफर, नसीरुद्दीन खतीब साहब, फारूक अहमद सर, जावेद कुरैशी साहब और वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम कार्यकर्ते सुलेमान शेख के घर पे गए, उनके माता पिता को मिले और पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करने का काम भी वंचित बहुजन आघाड़ी के लोगों ने ही किया है। और इसकी बात में मैं बोलता हूं कि महाराष्ट्र में अगर कोई टीपू सुल्तान के खिलाफ, अगर कोई औरंगजेब के खिलाफ, अगर कोई बाबा साहेब अंबेडकर या किसी भी महामानवों के खिलाफ बात करता है, या अगर कोई यहाँ पे मुसलमानों की और माइनॉरिटीज की मॉब लिंचिंग करता है, तो उस मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक बिल पेश करने का काम किया था। और ये बाला साहब अंबेडकर की बिल जिद थी कि उस बिल का नाम मोहम्मद पैगंबर बिल रख दिया जाए। लेकिन हमारी ये बदनसीबी थी कि वहां के कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने हमें सपोर्ट नहीं किया। अगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने सपोर्ट किया होता तो आज महाराष्ट्र में मोहम्मद पैगंबर बिल आता, मॉब लिंचिंग रुक जाती, हमारे महापुरुषों के खिलाफ, हमारे कौम के खिलाफ, हमारे महामानवों के खिलाफ जो बयान चल रहा है, गिरिराज महाराज जैसे लोग जो बात कर रहे हैं, आज वो उस बिल के बदौलत जेल के पीछे होते। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज यहाँ पे आपके लिए लड़ने वाले लोग खड़े, आज यहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो आपके लिए केसेस ले सकते हैं। अभी ये भाई ने दिखाया पूरा कच्चा चिट्ठा, उनके क्या क्या केसेस है सामाजिक कार्य का। वही वंचित बहुजन आघाड़ी के हर कार्यकर्ते का, हर आदमी की हालत है कि पुलिस केसेस है, यहाँ के प्रस्तापित लोग कार्रवाई करते हैं, लेकिन हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम बाबा साहब अंबेडकर के सिपाही है, हम बाबा साहब अंबेडकर के लड़ने वाले लोग हैं और हम बाला साहब अंबेडकर के कार्यकर्ता है। आरएसएस का मोर्चा निकालने वाले वंचित बहुजन आघाड़ी थी। जब परभणी में सोमनाथ सूर्यवंशी को यहाँ के पुलिस प्रशासन ने जेल में, पुलिस लॉकअप में डाल के उनकी हत्या की, तभी वो वही बाला साहब अंबेडकर थे जिन्होंने काला कोट पहना, मुंबई के, औरंगाबाद के हाई कोर्ट में बयां किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके बयां किया और यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को झूठा साबित करके पुलिस परभणी पे केसेस दाखिल करने का काम बाला साहब अंबेडकर ने किया। और भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये पार्टी अलग है, ये मार खाने वाली लोगों की नहीं, ये मारने वाली लोगों की पार्टी। हर जगह पे पुलिस लोगों को कस्टडी में लेती, लेकिन वंचित वाले पुलिस को कस्टडी में लेते। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज वंचित बहुजन आघाड़ी से बहुत अच्छे लोग खड़े, आप अगर इनको वोट देंगे
आप अगर इनको चुना के लाएंगे तो ये आगे जाके हिफाजत करेंगे किसकी? तो आपकी। आगे जाके काम करेंगे किसका? तो आपका। आगे जाके खिदमत करेंगे किसकी? तो आपकी। आगे जाके मदद करेंगे किसकी? तो आपकी। और आगे जाके तरक्की होगी किसकी? तो पूरी कारंजे की और आप सभी की और कारंजे की पूरी आवाम की। और मैं जाते जाते आप लोगों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज अगर हमने नुमाइंदगी का मुद्दा देखा तो वंचित समूह से, मुसलमान समूह से,